नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी और बिल्कुल जी जान लगाकर आप कक्षा 12 में टॉप करने की तैयारी कर रहे होंगे। और आपको टॉपर बनाने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3। तो मुझे उम्मीद है आपने लेक्चर 1 और 2 तो अच्छे से देख ही लिया होगा। अब लेक्चर 3 देख लेते हैं। और लेक्चर 3 में आज क्या पढ़ाओगे गुरुजी? आज हमारे पास टॉपिक बहुत है परंतु बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। जैसे पहला योजना आयोग, ठीक है ना, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर योजना आयोग की जगह दूसरा आयोग आया जिसका नाम था नीति आयोग, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे शुरुआती कदम भारत के क्या रहते हैं और फिर इसके बाद बात करेंगे पहली जो पंचवर्षीय योजना आती है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, वो क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में किन बातों पर जोर दिया गया था, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। योजना आयोग या जिसे क्या कहा गया है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। अब वैसे यह टॉपिक ऐसा नहीं हो सकता जो कि आपने ना सुना हो, योजना आयोग के बारे में ना सुना हो। क्लास 11th में भी चाहे बुक में ना हो पर मैंने उम्मीद है मैंने डिस्कस कहीं ना कहीं योजना आयोग की चर्चा जरूर करी होगी। और क्लास 12th के इस चैप्टर में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं योजना आयोग के बारे में। हमने योजना आयोग का बार बार में जिक्र करा है। और सीधी से अगर हम बात कहें कि योजना मतलब एक प्लानिंग करना, ठीक है, प्लानिंग करने के लिए एक कमीशन बना देना, एक आयोग बना देना। चलो जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण कैसे देता हूँ? जैसे मान लो कि घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, चाहे मान लो किसी की शादी है, मान लो कोई दूसरा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, और जो घर में दादाजी हैं या पिताजी हैं, उन्होंने क्या करा, जो 5-7 युवा जवान हैं, ठीक है ना, उनको एक पूरा ग्रुप बना दिया और ग्रुप बना करके बोल दिया कि भाई अब इस पूरी शादी की जिम्मेदारी है ना तुम लोगों पर है, ठीक है ना, तुम लोग ऐसा कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, और जो भी फाइनल बात हो वो हमें आकर के बता देना, फिर हम लोग उस पर तय कर लेंगे। तो मतलब क्या करा, उस पूरे फंक्शन को होल्ड करने के लिए, पूरा फंक्शन संभालने के लिए एक ग्रुप बना दिया गया और वो ग्रुप क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है और प्लानिंग कर करके उन कामों को लागू करवाने का काम कर रहा है। उसी प्रकार से बस प्लानिंग कमीशन भी एक ऐसा ही आयोग है जिसमें सरकार ये कह रही है कि देश के लिए किस प्रकार से बेहतर हो सकता है, देश का विकास किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए आप अपनी प्लानिंगें बनाइए और फिर वो आप सरकार को बताइए और फिर सरकार उन पर अमल करने की कोशिश करेगी। तो उसी प्रकार से प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग करने वाला एक आयोग है। पहले प्लानिंग कमीशन इस प्रकार से लिखा जाता था, ये लोगो रहा है प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम कह सकते हैं प्लानिंग कमीशन जो है या आज जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं। थिंक टैंक ऑफ इंडिया, थिंक टैंक ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के लिए सोचने वाला टैंक है। मतलब इंडिया क्या करेगा, क्या नहीं, कैसे पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उन सब पर विचार विमर्श करने वाला एक आयोग या एक जो ग्रुप या संगठन है वो प्लानिंग कमीशन पहले था और आज के समय में नीति आयोग है। आइए जानते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। यह बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित नहीं है, ठीक है। कोई भी आयोग या कोई भी कमीशन बनता है वो 2-3 अलग अलग प्रकारों का होता है। एक होते हैं संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोगों का मतलब है उनका जिक्र संविधान में करा गया है। जैसे मैं कहूं भारतीय निर्वाचन आयोग, तो ये संवैधानिक आयोग है क्योंकि उसका जिक्र किस में करा गया है, भारत के संविधान में करा गया है। भारत का संविधान उसको स्थापित कर करके गया है, संविधान में उसकी चर्चा करी गई है। तो जो भी आयोग, जो भी कमीशन की चर्चा अगर भारत का संविधान करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक आयोग कहते हैं। इसके अलावा फिर दूसरे आयोग होते हैं वैधानिक आयोग या लीगल जो कमीशंस होते हैं उनकी। लीगल कमीशंस का मतलब क्या होता है, जो कि कानून के द्वारा बनाए गए हो, संसद के द्वारा बनाए गए हो, उनको हम वैधानिक आयोग कहते हैं। और तीसरा आता है योजना आयोग जैसे आयोग जो ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। फिर वो कैसे है, वो डायरेक्ट कैबिनेट से पास हुए हैं। कैसे हैं, कैबिनेट से पास हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने मिलकर के एक पेपर जारी करा, एक प्रस्ताव जारी करा और उसमें योजना आयोग की स्थापना हो गई है। मतलब ना तो ये संविधान में इसका वर्णन है और ना ही ये कानूनी आयोग रहा है, परंतु फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत रही है, बहुत ज्यादा महत्व इसका रहा है। उसी प्रकार से नीति आयोग का भी बहुत ज्यादा महत्व है। नीति आयोग भी कोई संवैधानिक या वैधानिक नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से, उनके प्रस्ताव से ही जारी हुआ है, कैबिनेट के द्वारा ही बनाया गया है। ओके, तो ये संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोग अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। तो मतलब सीधा सा कहना चाहता है कि इसकी चर्चा संविधान में नहीं है।
योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए करी है। योजना आयोग की स्थापना मार्च में कितनी मार्च 15 मार्च, कितनी मार्च 15 मार्च 15 मार्च 1950 को, देखिए 1950 को, मतलब पहले लोकसभा चुनाव होने से पहले ही। लोकसभा चुनाव कब हुए 1951-52 में हुए। मतलब हम कह सकते हैं इस योजना आयोग की जो स्थापना करी वो निर्वाचित सरकार ने भी नहीं करी, वो जो अंतरिम सरकार थी उसी अंतरिम सरकार ने क्या करा, योजना आयोग की स्थापना कर दी और एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए करी। और देखिए किसने करी, भारत सरकार ने। और सरकार का अंग कौन होता है, प्रधानमंत्री, और जो मंत्री होते हैं वो सरकार में आते हैं। यहाँ पे भारतीय संसद लिखा हुआ होता तो ये क्या हो जाता, ये एक वैधानिक आयोग हो जाता। कैसा आयोग हो जाता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैधानिक आयोग हो जाता। छोटी छोटी बातें हैं, उन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, तो वो वैधानिक आयोग हो जाता। पर भारत सरकार ने एक सीधे साधा प्रस्ताव जारी कर करके कह दिया कि आज से प्लानिंग कमीशन होगा या योजना आयोग होगा, और उसका पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, सब कुछ समझा दिया। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती है जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात ध्यान देखिएगा, योजना आयोग ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए बनाया गया, वो तो हमेशा के लिए बनाया जा रहा था। और हमेशा के लिए भारत हमेशा किस चीज को सपोर्ट करता है, लोकतंत्र को सपोर्ट करता है। और लोकतंत्र में अगर सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, वो भारत की जनता है। कौन है, भारत की जनता है। और जनता डायरेक्ट खुद शासन नहीं कर रही है, जनता के नाम पर कौन शासन कर रहे हैं, नेताजी शासन कर रहे हैं। और ये नेताजी मिलकर के क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। नेताजी मिलकर के क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। तो डायरेक्टली कोई भी जो अंतिम निर्णय होगा, जो भी कोई फाइनल फैसला होगा, वो किसका होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। तो यहां पर योजना आयोग तो सिर्फ और सिर्फ सलाहकार के तौर पर है, सिर्फ सलाह देगी, बताएगी कि हाँ भैया ऐसा ऐसा कर लो, ये काम बढ़िया है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। देखो क्या होता है, सरकार में हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, मंत्री जी हैं, इनके पास बहुत से काम है, देश के अलग अलग मुद्दों पर उनका विचार विमर्श करना, ठीक है, लोगों से मिलना, बातचीत करना, बहुत सारे काम है। परंतु देश के विकास के लिए उन्होंने क्या करा, एक स्पेशल संस्था बना दी और इसको बोला आप सोचो विचारो, फिर हमसे बात कर लो, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इनका काम, योजनाओं का काम सिर्फ और सिर्फ सलाहकार के तौर पर है और सिफारिश देने का काम है। और जब सरकार को ये लगता है, मतलब मंत्रिमंडल को ये लगता है कि नहीं, जो आयोग ने अपना निर्णय दिया है वो सही है, उससे सच में देश का विकास होगा, और मंत्रिमंडल जब उसे मंजूर कर दे, मंत्रिमंडल उसे स्वीकार कर दे, तो फिर उसे लागू कर देना होगा। तो योजना आयोग सिर्फ और सिर्फ एक सलाहकार के तौर पर है। अंतिम निर्णय तो किसका होगा, सरकार का होगा, मतलब मंत्रिमंडल का होगा, प्रधानमंत्री जी का होगा। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था। देखो अब योजना आयोग का कार्य क्या है, अब देखिए मेरी बात सुनिएगा। तो जो प्रस्ताव जारी करा गया था उसका उल्लेख करते हुए, तो उसको समझाते हुए योजना आयोग ने क्या कहा, या मतलब आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने योजना आयोग का जो क्या उद्देश्य रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहा गया कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये बात हम क्लास 11th में बड़े ही अच्छे से पढ़ चुके हैं संविधान वाली किताब में, कि भारत के संविधान ने हम लोगों को, मतलब भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। किस में दिए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में दिए गए हैं। और राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएस भी दिया गया है। कहां से कहां तक दिया गया, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक दिया गया है। कहां दिया गया है, भाग 4 में भारतीय संविधान में दिया गया है। मौलिक अधिकार में अगर उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व अगर नहीं होते हैं लागू तो हम उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सब कुछ हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है। तो यहाँ पर योजना आयोग अपने कार्यों को बताते हुए कहता है कि भारत ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा। देखो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि नीति निर्देशक तत्वों में यह बात विशेष रूप से कही गई है कि जो राज्य है, अब राज्य का अर्थ क्या होता है, राज्य का अर्थ हम आर्टिकल नंबर 13, ठीक है, अनुच्छेद 13 में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, जिसमें राज्य में क्या है, सरकार है और उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी उसके अंग है, वो सब कुछ राज्य में आ जाता है, ठीक है, स्टेट में आ जाता है। यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले राज्यों की बात नहीं हुई है, ये अब आप जान चुके हो, ठीक है ना। और ऐसी बातें मुझे बार बार में बतानी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपन लोग कोई 2nd क्लास या 3rd क्लास के बच्चे नहीं है,
जो हर बार हर चीज को रिपीटेशन में हो। हम बड़े हो चुके हैं, हमें मैच्योरिटी, अब आपको ऐसा होना चाहिए। राज्य तो मुझे पता है सर, आप रेटिंग दीजिए, ठीक है, बट मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कोई बच्चा है जिसने 11th ना पढ़ी हुई है, पहली बार ही वीडियो देख रहा हो, तो उसको ऐसा ना लगे कि वो राज्य मध्य प्रदेश या राजस्थान या यूपी की सर बात करें, ऐसा नहीं। तो आप चीजों को समझिएगा। तो राज्य मतलब सरकार, अगर मैं आमतौर पर कहूं तो एक ऐसी समाज रचना को बनाना है जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना मिले, मतलब सबको वो सब कुछ मिलना चाहिए। और इन नीतियों को बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। अब आजीविका का मतलब क्या होता है? जीविका का मतलब क्या है? जीवन आपका, ठीक है ना। और हमारा जीवन कैसे चलता है बच्चों? हमारा जीवन चलता है आय से, पैसे से, रुपए से। रुपया आएगा तो हम सब कुछ खरीद लेंगे, हमारा जीवन बेहतर बना लेंगे। तो आय चाहिए, और आय के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, काम धंधा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हो उसी को क्या कहा जाता है? आपकी आजीविका कहा जाता है। जैसे मेरी आजीविका क्या है? पढ़ाना मेरी आजीविका है। मजदूर मजदूरी कर रहा है, उसकी वो आजीविका है, वो लाइवलीहुड है। तो लाइवलीहुड के लिए पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो, मतलब अब आपको पता है कि पुरुष और स्त्री में भेद होता है। पुरुष को हर चीज के लिए ज्यादा पेमेंट की जाती है, महिलाओं को कम किया जाता है। तो दोनों को बराबर पेमेंट करा जाए और बराबर उनको अधिकार मिले, बराबर उनको आजीविका के साधन मिले कि हमें पुरुष ये काम कर सकता है तो महिला भी ये काम कर सके। ये काम जो है योजना आयोग कर करके देगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उसके सर्वसामान्य की भलाई हो। तो यहां पे किसकी भलाई होनी चाहिए? सर्वसामान्य की भलाई हो। जितने भी हमारे भौतिक संसाधन हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन सबको कुछ इस प्रकार से बांटा जाएगा कि किसी एक विशेष वर्ग का भला ना हो, सर्वसामान्य, ठीक है। जितने भी सामान्य लोग हैं उन सबकी भलाई के लिए ही काम योजना आयोग करेगी। तीसरा, अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाए और जन सामान्य की भलाई बाधित हो जाए। तो कभी भी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से संचालित नहीं करा जाएगा, इस प्रकार से नहीं चलाया जाएगा कि जो सारे के सारे साधन हैं वो एक जगह केंद्रित हो जाए, मतलब सारे के सारे पावर और सारे के सारे जो उत्पादन के साधन वो एक जगह आ जाए। इसका अर्थ क्या है? मतलब ना तो हम एक में पूंजीवादियों को सब कुछ सौंपेंगे, ना समाजवादियों को सब कुछ सौंपेंगे, हम मिश्रित में रहेंगे, हम मिक्स्ड इकोनॉमी में रहेंगे, जिसमें सबके पास अवसर रहेगा, प्राइवेट वालों के पास भी अवसर रहेगा, सरकार के पास भी अवसर रहेगा, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन का साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाए और जन सामान्य की भलाई बाधित हो जाए। तो मैंने बता चुका हूं कि अगर पूंजीवाद को अपनाते तो किस प्रकार से विकास रुक जाता, और समाजवाद को पूर्ण रूप से अपनाते तो किस प्रकार से विकास रुक जाता। इसलिए कहा गया कि जन सामान्य की भलाई बाधित हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कभी भी नहीं अपनाएंगे। इस प्रकार का कार्य योजना आयोग नहीं करेगा। तो ये सारे काम को बताया गया है कि हम इस प्रकार से कार्य योजना आयोग करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति का अगर सीधा सा मैं आपसे अर्थ पूछूं तो आप यही कहोगे सर पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी हो वही हमारे लिए नीति है, ठीक है। और मतलब कुछ भी काम हो रहा है या कुछ भी हो, वो आपकी पॉलिसी हो सकती है, सरकार की पॉलिसी हो सकती है। परंतु यहां पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नीति का सिर्फ और सिर्फ मतलब पॉलिसी नहीं है, इस नीति की एक फुल फॉर्म भी है जो शायद आप लोगों ने आज तक ना सुनी होगी। इस नीति की फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति की फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए एक नेशनल, एक राष्ट्रीय संस्था या इंस्टीट्यूट बनाया गया है। और इसी को नीति आयोग को क्या कहा जाता है? अब थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है कि भैया हम क्या करेंगे, भारत के लिए विचार विमर्श करेंगे, किस प्रकार से भारत का अच्छे से विकास हो सकता है वो अब हम लोग जानेंगे। तो भारत के विकास के लिए अब हम लोग काम करेंगे कि किस प्रकार से भारत का और अच्छे से विकास हो सकता है और किस प्रकार से हर क्षेत्र का, हर वर्ग का, पूरे देश में हर क्षेत्र का, हर वर्गों का किस प्रकार से विकास हो सकता है। इस काम के लिए नीति आयोग को बनाया गया। अब सवाल यह आता है कि भैया प्लानिंग कमीशन क्यों हटाया गया? यह सवाल अब उठता है कि प्लानिंग कमीशन क्यों हटाया गया। देखिए, प्लानिंग कमीशन हटाने के पीछे कुछ कारण रहे हैं। पहली बात तो आप ये जानिए कि कब प्लानिंग कमीशन हटा और कब नीति आयोग आया। नीति आयोग को जो लागू करा गया था वो 1 जनवरी 2015 को लागू कर दिया गया था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को लागू कर दिया गया था। अब मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन को बेटा 13 अगस्त 2014 को डिसॉल्व कर दिया गया था।
13 अगस्त 2014 को हटा दिया गया था और फिर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लागू कर दिया गया था। प्लानिंग कमीशन में ऐसा माना जाता था, प्लानिंग कमीशन का एक अपना योगदान रहा है, इसमें मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई प्लानिंग कमीशन ने कोई योगदान ही नहीं दिया, बहुत अच्छा खासा योगदान दिया, अच्छी खासी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं, सब कुछ बढ़िया है। परंतु प्लानिंग कमीशन में एक तो ये, जैसे नीति आयोग है, आज नीति आयोग ऐसे पंचवर्षीय या यह नहीं कर रही है, वो 15 ईयर रोड मैप भी लेकर के चल रहे हैं, भाई 15 साल में हम क्या क्या कर सकते हैं, 7 ईयर का हमारा विजन क्या है, ये 1 साल में क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा टाइम बाउंडेशन में नहीं रखा है कि भाई इतने में हम क्या कर लेंगे, वो जितना भी प्रोजेक्ट होगा उस हिसाब से तय किया जाएगा। अलग अलग अभियान चलाए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, वो नीति आयोग का ही था कि हमारे नीति आयोग कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, एक अच्छी बात है, एक अच्छा इनिशिएटिव चलाया गया। प्लानिंग कमीशन का क्या था, प्लानिंग कमीशन में यह था कि आप ऊपर से नीचे आ रहा था सब कुछ, ठीक है ना, मतलब मैं कह सकता हूं टॉप टू बॉटम वाली जो व्यवस्था थी वो वाली व्यवस्था थी। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, भाई प्रधानमंत्री जी है, जो योजना आयोग के सदस्य हैं, वो सबको मिलकर के तय कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो सारे राज्यों में बांट देते हैं, ये ऐसा कर लेना, ये ऐसा कर देना, ये ऐसा कर देना। नीति आयोग ने क्या करा, नीति आयोग ने परिवर्तन करा और परिवर्तन करके क्या है, राज्यों से पूछा कि आपके राज्य में क्या समस्या है, आप बताओ आपके राज्य में क्या समस्या है, आप बताओ आपके राज्य में क्या समस्या है और किस प्रकार से केंद्र सरकार आपकी मदद कर सकती है। तो ये जो राज्य से है ना, एक एक राज्य से पूछ रहे हैं। अब राज्य ने क्या करा, राज्य के पास रिपोर्ट आई कि हाँ भाई केंद्र सरकार पूछ रही, नीति आयोग पूछ रहा है कि क्या समस्या है, तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, राज्यों की सरकारों ने क्या करा, कलेक्टरों के पास भेज दिया, ठीक है भाई बताओ आपके जिले में क्या समस्या है, कोई मुख्य समस्या, पानी की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, एजुकेशन की समस्या, क्या समस्या है वो समस्या बताओ। बोलो कलेक्टर फिर फुर्ती में आ गया और समस्या पूछी, कलेक्टर ने समस्या बताई एक जिले की। अब कलेक्टर साहब ने क्या करा, सरपंचों से, पार्षदों से, मेयरों से, इनसे पूछा भाई बोलो क्या क्या समस्या है इस जिले में, तो बोला साहब यही है समस्या, समस्याओं की लिस्ट बनाई, लिस्ट भेजी भाई साहब मुख्यमंत्री जी को, सारे जिलों की लिस्ट आई, उसमें से जो मेन देखा कि ये सारी जगह ही समस्या आ रही है, इसकी लिस्ट बनाई, भेजी नीति आयोग को। तो मतलब अब एक्चुअल में प्रॉब्लम का जो ओरिजिन है ना, वहां से प्रॉब्लम को पूछा गया और फिर उस हिसाब से क्या है, उनको हर चीज आवंटित करी गई। मतलब अब क्या है, अब बॉटम टू अप वाली पॉलिसी अपनाई गई है कि नीचे से शुरू करो और ऊपर तक जाओ। बॉटम टू जो टॉप वाली पॉलिसी है वो अब अपनाई गई है नीति आयोग में। ये एक अच्छा फीचर नीति आयोग ने दिखाया है, ठीक है ना। और इसमें सदस्य जो है नीति आयोग में, अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी रहेंगे, प्लानिंग कमीशन में भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी थे। और यहाँ पे जो वाइस चेयरमैन है या हम कह सकते हैं उपाध्यक्ष रहेगा नीति आयोग का, उसको नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री जी। वो बड़ा अधिकारी हो सकता है, अर्थशास्त्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको प्रधानमंत्री जी नियुक्त करते हैं। उसके अलावा काफी और सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री जितने भी राज्यों के सारे मुख्यमंत्री नीति आयोग के सदस्य होंगे। इसके अलावा पुडुचेरी और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी होंगे, और जितने भी हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के उपराज्यपाल या वहाँ के जो भी हैं, जिनको भी नियुक्त कर रखा है सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने, वो भी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा समय समय पर अलग अलग संस्थाओं को यहाँ पे इनवाइट किया जा सकता है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों को बुलाया जा सकता है, अलग अलग जो स्पेशल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया जा सकता है। जैसे कि सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट वालों को ज्यादातर मीटिंग्स में बुलाया जाता है कि सामाजिक न्याय को लेकर के और क्या काम हो सकता है। फिर वो मीटिंग्स होती है, उनमें पूरा लंबा चौड़ा एक डिस्कशन चलता है और फिर देश के लिए एक बेहतर नीति, एक बेहतर पॉलिसी आती है। ये सब कुछ कहानी आपको सुनाने का जरिया ये था, ये बात थी मुद्दा कि प्लानिंग कमीशन अब हट चुका है और किताब में प्लानिंग कमीशन की योजना आयोग की बात करी गई है। तो अब आप बता सकते हैं कि योजना आयोग कब हटा, कब बना, ये आपको पता है 15 मार्च 1950 को बना था और 13 अगस्त 2014 को हटा दिया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी पॉलिसी टॉप टू बॉटम थी और इनकी बॉटम टू टॉप है, ठीक है ना। परंतु प्लानिंग कमीशन ने भी एक गजब का योगदान दिया है और नीति आयोग में भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शुरुआती कदमों की। जब हम आजाद हुए और आजाद होने के बाद योजना आयोग बना और योजना आयोग बनने के बाद हमने शुरुआत में क्या करा, स्टार्टिंग हमारी कैसी रही वो देखते हैं। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। तो यहां पर योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ये किसकी देन थी, सोवियत संघ की देन थी। सोवियत संघ में भी यही होता था कि वो 5 वर्षों की एक योजना बनाते थे और उस पर कार्य करते थे, ठीक है ना। उसको हिसाब से कि भाई ये 5 साल में हम ये कार्य कर देंगे, 5 साल में ये कार्य कर देंगे, 5 साल में ये कार्य कर देंगे। तो 5 साल का रोड मैप लेकर के वो चला करते थे। रोड मैप का मतलब ये नहीं है वो गूगल मैप खोल करके रास्ते ढूंढते। रोड मैप का मतलब है कि आने वाले 5 साल में हम लोग क्या करेंगे, या ऐसा नहीं कि रोड पे चलने वाला मैप हो, ठीक है। तो हम रोड मैप का मतलब होता है आने वाले 5 सालों के लिए क्या करेंगे। उसी योजना को, उसी तरीके को, उसी वे को भारत सरकार ने भी अपनाया। बोला हम भी 5 वर्षीय योजनाओं के हिसाब से चलेंगे।
इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। तो इसके पीछे सीधा साधा सा जो विचार था वो ये था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी। दस्तावेज का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट। तो भारत सरकार अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी जिसमें आने वाले अगले 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी कहां से हो सकती है। अब सरकार की आमदनी कहां से होती है? पहली बात तो जो सरकार की आमदनी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजस्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्व बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। और ये जो आमदनी है, राजस्व है सरकार का, वो कहां से प्राप्त होता है? 2 तरीकों से सरकार को प्राप्त होता है। एक है कर, जिसे हम टैक्स बोलते हैं, और दूसरा है गैर कर। कर या गैर कर, कर का तो सीधा सा आपको पता है जहां से सरकार को टैक्स मिले, चाहे वो इनकम पे मिले, चाहे वो वस्तुओं पे मिले, सेवाओं पे मिले, जो भी हम सरकार को टैक्स पे करते हैं वो। और गैर कर में टैक्स के अलावा जो भी है, पुलिस वाले ने आपका चालान काट दिया वो इसमें आ जाएगा। आप स्कूलों में अपनी फीस दे रहे हो, सरकारी स्कूलों में आप सरकारी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, या कोई भी कहीं से भी टैक्स के अलावा जो भी अमाउंट होगा वो गैर कर में आ जाएगा। ठीक है, कहीं से सरकार ने उधार लिया है या सरकार को गिफ्ट मिला है, ठीक है, जो भी हो, कहीं से भी आ रहा हो सरकार के पास, वो सारा सरकार का राजस्व है। तो सरकार एक अंदाजा लगा करके कि 5 साल में हमारा इतनी आमदनी होगी और इतना हम लोगों को खर्च करना है। तो पूरा एक दस्तावेज तैयार हो जाता था कि हाँ भाई आने वाले 5 साल में यहाँ 100 जगह क्या है, सड़कें बनेगी, 10 जगह हॉस्पिटलें खुलेंगी, 20 जगह स्कूलों को खोला जाएगा, 50 इंडस्ट्री सरकार खोलेगी और इन सब में इतना खर्चा होगा और सरकार की इनकम इतनी है। तो पूरा एक डिटेल आने वाले 5 सालों के लिए पता चल जाया करती थी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। अब यहां पर देखो सब कुछ तय कौन कर रहा है? योजना आयोग तय कर रहा है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी ही मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष है, सुप्रीम है मंत्रिमंडल का। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट केंद्र सरकार तय कर रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो यहां पर क्या करा गया कि योजना के अनुसार केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों के बजटों को 2 भागों में बांट दिया। आप देखते हैं कि हर साल हमारे यहाँ पर बजट आता है, ठीक है ना, फरवरी में आ जाता है। तो हर साल बजट आता है, तो उन बजटों को 2 भागों में बांटा गया। कैसे? एक था गैर योजना व्यय, ठीक है ना, गैर योजना व्यय, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? ऐसे गैर योजना व्यय का इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दिन मदों पर खर्च करना था। गैर योजना का अर्थ हो गया जो योजना के तहत ना हो, ठीक है ना। भाई कुछ काम होते हैं आपकी प्लानिंग के तहत। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मान लो कि एक माता पिता है, उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए हाँ भाई 4 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने बाद उसकी शादी करेंगे, ये प्लानिंग में है, ठीक है। प्लानिंग में इसलिए उसका पैसा बचा करके रख रहे हैं और कर रहे हैं, गहने वहने बनवा रहे हैं, ठीक है, सारे जो सामान वामान है वो ले रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। वो पता है कि साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद की एक वो प्लानिंग पर है, वो प्लानिंग है, तो उसके लिए बचा करके रख रहे हैं। परंतु अब एक बात बताओ, ये हमें थोड़ी पता है कि ये व्यक्ति आज बीमार हो जाएगा और उसकी बीमारी पे खर्चा लगेगा। तो अब वो प्लानिंग में नहीं था, प्लानिंग में बच्चे की पढ़ाई थी, बच्चे की शादी थी, ये प्लानिंग में था। परंतु अगर बच्चा बीमार पड़ के, बीमार से एक छोटा सा सर्दी जुकाम ही क्यों ना लगी हो, ठीक है ना, मैं बड़ी बीमारी नहीं कहता हूं, चाहे सर्दी जुकाम ही क्यों ना लगी हो, पर वो पड़ गया, उस पर भी तो थोड़ा खर्चा होगा, डॉक्टर को दिखाओ, अच्छी दवाई दिलाओ। ये तो हमारी कुछ चीजें प्लान वाली होती है और कुछ नॉन प्लान वाली होती है। तो यहां पर भी सरकार का ऐसा है, 5 साल के लिए प्लानिंग तो सरकार कर रही है, पर कुछ ऐसे काम हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं। डेली बेसिस का मतलब रेगुलर मतलब महीने में, 2 महीने में। जैसे मान लो पूरे जितने भी इंप्लॉय हैं सरकार के, उनको सैलरी देना, वो किस में आ जाएगा? गैर योजना में आ जाएगा। गैर योजना में उसके लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई छोटे मोटे जो काम है वो सब कुछ इसमें आ जाते हैं, गैर योजना व्यय का भाग हो जाता है। मतलब सालाना आधार पर, मतलब पूरे साल में जो दिन मतलब जो डेली यूजेस में आने वाली जो चीजें हैं उन पे जो खर्चा किया जाता है उसको गैर योजना व्यय में जोड़ा गया। दूसरा हिस्सा है योजना व्यय, या हम जिसे कहते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। योजना में तय की गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। अब 2 मतलब बजट के, हम ये कह सकते हैं बजट को 2 भागों में आप बांट दीजिए। बजट को आप 2 भागों में बांट दीजिए, एक है प्लान बजट और एक है नॉन प्लान बजट। इसका तो आपको समझ में आ गया नॉन प्लान वाले का। प्लान वाले में क्या बोला, अब यहां पर क्या है, जो भी हमारे पास पैसा है, या हम कहें जो भी हमारे पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो है, उसको क्या करेंगे, जो हमने योजना में, मतलब जो हमने तैयार करा है कि भाई ये काम करने, 50 हॉस्पिटल, 20 स्कूल, 100 गांव में सड़कें, ये सब कुछ तय करा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर प्राथमिकता सेट करेंगे। भाई सबसे पहले जो जरूरी है वो क्या है, हॉस्पिटल जरूरी है, उसके बाद क्या जरूरी है, स्कूलें जरूरी है, फिर हम सड़कों पर
माने, एक प्राथमिकता है। अब प्राथमिकताएं तय करते करते चले और फिर पता चला यहां पर हमारा जो बजट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब प्राथमिकताएं तय करते हुए हम लोग उन कामों को करेंगे, ठीक है, उन पे पैसा खर्च करेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। देखो, अब पंचवर्षीय योजनाओं को अमल करने का सबसे बढ़िया फायदा यह था कि सरकार के सामने एक अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर हुआ करती थी कि हमें 5 साल में हम ये कर देंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये काम करना है। मतलब सरकार के पास एक लॉन्ग विजन था, एक बड़ा विजन था सरकार के पास कि 5 साल में हमें ये काम करने हैं, और अगर 5 साल में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बीच में चेंजेस भी करने होंगे तो सरकार कर सकती है। लंबी अवधि के में हस्तक्षेप जो है वो सरकार कर सकती है। इसका जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, भाई जैसे आज है ना, आज अभी पूरा साल है आपके पास, ठीक है, एग्जाम में। अब भी आपको कोई बोले मई जून में यार शादी है, चल थोड़ा खाना ना खा करके आते हैं, घूम करके आ जाते हैं, इट्स ओके, अभी लंबा टाइम है तो अभी आप थोड़ा सोच सकते हो। परंतु यही बात रहेगी कि 2 महीने रह गए पेपर में और फिर आपको बोले ले यार चल घूम के आते हैं, उसको बोलना भाई चुपचाप चला जाए, ऐसे मैंने कुछ ही नहीं पढ़ा है और मुझे पढ़ लेने दे। मतलब लंबी जब अवधि होती है ना तो हम छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकते हैं। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 में आई। पहले उसका प्रारूप आया। प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट बेटा। मतलब आप एक कह सकते हो जैसे मैं मान लो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, आपने क्या करा, पहले रफ कॉपी में लिख लिया, तो वो रफ कॉपी एक ड्राफ्ट है, और फिर उसको मेन में उतार लिया, वो आपका क्या है? वास्तविक दस्तावेज है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है बेटा। वो आपका क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो पहले यहां पे एक प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करा गया और फिर 1951 के ही नवंबर में क्या कर दिया गया? वास्तविक दस्तावेज को भी जारी कर दिया सरकार ने। और ये ड्राफ्ट तैयार हुआ, ये मंत्रिमंडल के पास जाता था और फिर उस पर पूरी गहन चर्चाएं होती थी और फिर वास्तविक जो दस्तावेज है वो जारी कर दिया गया। अब जब वास्तविक दस्तावेज जारी हो गया तो लोगों में थोड़ी सी गहमा गहमी का माहौल हो गया, डिबेट्स होने लगी। नहीं नहीं, सरकार ने यहाँ पे जो पैसा खर्च करा वो थोड़ा सा गलत है, 5 वर्षीय योजना में भी ये करने की जरूरत नहीं थी, इस पे ज्यादा खर्चा करना चाहिए, इस पे ज्यादा खर्चा करना चाहिए, ऐसा माहौल हो गया। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुहाबहस चलाया। तो देखो, अब जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, मतलब कोई पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल ज्ञानी लोग हो, चाहे वो पत्रकार हो, पत्रकारों का तो काम था सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना और जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, चाहे सरकारी या चाहे कोई प्राइवेट में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, चाहे राजनेता हो, सब ने योजना के इस दस्तावेज पर काफी डिबेट करी कि ये चीज सही है, ये गलत है, सरकार को इस पे पहले ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, इस पे कम ध्यान देना चाहिए था, सरकार उस वाले टॉपिक को तो भूल ही गई, वो तो जोड़ा ही नहीं। तो बहुत कुछ ऐसी डिबेट्स उस समय चली। नियोजन को लेकर देश में जो गहमा गहमी पैदा हुई थी वो 1956 चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। तो अब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में आई, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का मतलब ही 5 साल है। तो पहली 1951 से 1956 तक आई, अब दूसरी है 1956 से 1961। तो ये मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो डिस्कशन है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना तक भी चलता ही रहा। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना तक ये समय माहौल जारी रहा और फिर 1961 से लेकर के 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना, या हम कह सकते हैं जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो चला है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये 5 ईयर प्लान याद रखने हैं कि पहला कब है, दूसरा कब है और तीसरा कब है, ये आपको याद रखने होंगे। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, ध्यान दीजिएगा, चालू होनी थी पर हुई नहीं। लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक बंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। देखिए, अब 1966 में पंचवर्षीय योजना को चालू हो जाना चाहिए था, चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसको चालू हो जाना चाहिए था, पर हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? देखिए, इस वाले दौर को अगर आप देखेंगे ना, 1960 से 70 वाला जो टाइम पीरियड रहा है ना, वो काफी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि संकट वाला समय भारत के लिए रहा है। संकट वाला समय, जैसे सबसे पहले तो मैं कहूं 1962 में चाइना के साथ वॉर विथ चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है पहला, तो इस समय थोड़ा सा संकट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप सेकंड में बात करें तो 1965 में वॉर विथ पाकिस्तान, ओके। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1965-66 वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या हो जाता है? फूड क्राइसिस हो जाता है, या मैं कहूँ खाद्य संकट आ जाता है, ठीक है ना।
खाने पीने की हर चीज़ की कमी होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति की तरफ हो जाता है और फिर उसके बाद ही हम हरित क्रांति की तरफ बढ़ते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे सरकार बहुत कुछ खर्च कर चुकी है, खाद्य संकट आया हुआ है और उस 65-66 के दौर पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो आपने उनका वो स्लोगन तो सुना ही होगा, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान किस लिए था? जय जवान कि जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो देश की रक्षा करे, इसलिए जय जवान, और किसान है देश का पेट भरे, इसलिए जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को भी प्रणाम, वंदन, बारंबार वंदन, और जवानों को भी वंदन और हमारा किसानों को भी वंदन, ठीक है ना। तो ये संकट उस समय थोड़ा सा देखने को मिल पड़े, तो उस समय थोड़ा सा ये लगा कि यार अब भी के लिए कुछ समय के लिए हम इसको पंचवर्षीय योजनाओं को होल्ड करते हैं, ठीक है ना। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई 61 से 66, कहीं ना कहीं वही सक्सेसफुल नहीं लग रही है क्योंकि इतनी समस्या आ गई है, तो थोड़ा सा डिले करते हैं और आगे देखेंगे। तो बोले सर अब आई कब ये चौथी पंचवर्षीय योजना? अगर अब आपसे पूछ लिया जाए चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो वो होती है 1969 में, ठीक है, 1969 पर ये शुरू हो जाती है। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला करा, तो थोड़ी देर के लिए विराम दे दिया गया और कब चालू कर दी गई? 1969 में स्टार्ट कर दी गई। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकता और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। देखो अब इस योजनाओं में जिन चीजों को प्राथमिकता दी गई या जो प्रक्रिया योजना आयोग ने और सरकार ने अपनाई है उसकी आलोचनाएं हुई हैं, उसकी बुराइयां हुई हैं, ठीक है ना। और ये बुराइयां हुई हैं, आलोचनाएं आई है कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं करा, पहले इस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, सरकार की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सरकार की ठीक नहीं है, काफी थोड़ी बहुत बुराइयां सरकार की और योजना आयोग की होती है। परंतु उस समय तक आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। मतलब इन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, इन योजना आयोग की योजनाओं के द्वारा धीरे धीरे भारत का आर्थिक विकास होना शुरू हो चुका था। मतलब हम कह सकते हैं कि योजना आयोग ने और उस समय की सरकार ने एक तरीके से आर्थिक विकास का बीज बो दिया था, मतलब शुरुआत तो कर दी थी, ठीक है, बिगिनिंग हो चुकी थी, चाहे योजना आयोग की, उनकी प्राथमिकताओं की, सरकार की बुराइयां हुई हों। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, या इंग्लिश में जिसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की कोशिश देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की थी। अब देखो, अब हर पंचवर्षीय योजनाओं में आप उसके लक्ष्य समझिएगा, उसका मेन उद्देश्य क्या रहा है। तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 51 से 56 तक चली और इसका पहला जो मेन एजेंडा रहा है इसका, वो रहा है देश को गरीबी के मकड़ जाल से बाहर निकालना। मतलब मैं कह सकता हूं देश में से गरीबी को दूर करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य स्तंभ रहा है, मुख्य उद्देश्य जो है वो रहा है। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। ये के.एन. राज जी है, ठीक है ना। इनका बर्थ 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और पहली पंचवर्षीय योजना के समय अगर आप देखेंगे तो ये 27-28 साल के थे, तो युवा ही हैं, ठीक है। तो के.एन. राज जी ने ये कहा कि भारत को अभी आने वाले 2 दशकों तक, 2 दशकों का मतलब क्या हो गया? 1 दशक में 10 साल, 2 दशकों का मतलब है आने वाले जो भी 20 साल है, मतलब 1970 तक भारत को अपने विकास की रफ्तार को धीमा रखना चाहिए, धीरे धीरे विकास करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है तेजी से विकास करेंगे तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान पहुंचा दे, वो हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को है वो नुकसान पहुंचा दे। धीरे धीरे विकास करना चाहिए, तेजी से नहीं। ये के.एन. राज जी है। पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला उद्देश्य गरीबी को दूर करना। और अब देखिए, गरीबी को दूर करना, और गरीब ज्यादा कहाँ है? गांवों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो मुख्य जीवन है, आजीविका है, वो कृषि है। तो इसलिए कृषि को बेहतर बनाना, ठीक है, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों की स्थिति भी सुधरेगी। तो कृषि क्षेत्र को बेहतर करना। कृषि क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो किसकी आती है? सिंचाई की आती है। सिंचाई का मतलब क्या होता है? पानी की, ठीक है भाई, जो खेत है वहां तक पानी पहुंचाना, इसी को सिंचाई या इरिगेशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो सरकार ने क्या करा? सरकार ने बांध बनाने शुरू करे, सरकार ने डैम बनाना शुरू करा। बांध आप सभी ने देखे भी होंगे और क्लास 10th में पढ़े भी होंगे। और बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब आप मुझे अब भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किसने कहा था। फिर लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता करके जाऊंगा कि आधुनिक भारत का मंदिर, बांधों को किसने कहा था, डैम्स को किसने कहा कि ये मॉडर्न
डे के या मॉडर्न टाइम के अभी क्या है टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये बात किसने कही है? तो बांध और सिंचाई के क्षेत्र में सरकार ने खूब पैसा निवेश करा। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। अब विभाजन के कारण क्या हो, कृषि वाला जो क्षेत्र है ना उसको गहरी मार लगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो इधर वाला जो अभी आज जो बांग्लादेश है वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और ये वाला एरिया काफी, आप कह सकते हैं काफी फर्टाइल है, ठीक है। तो वो वाला एरिया उधर चला गया, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो अब हमारा मतलब कृषि का क्षेत्र काफी डाउन हो चुका था, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी लगा सरकार को। भाखड़ा नांगल जैसे विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि आवंटित करेगी। तो भाखड़ा नांगल बांध की एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। भाखड़ा नांगल बांध कहां पर है? भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसी विशाल परियोजनाओं के लिए, एक बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार ने खूब ज्यादा जो धनराशि वो आवंटित करी, पैसा सरकार ने खर्च करा। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंच रही है। देखो अब कृषि में जो सबसे बड़ी बाधा या सबसे बड़ी जो समस्या थी ना वो ये थी कि जिनकी सच में जमीनें थी वो मालिक नहीं थे। मालिक कौन बन करके बैठे हैं? जमींदार बैठे हैं जिनके पास खूब जमीनें हैं और वो किसानों से मजदूरी के तौर पर काम करवा रहे हैं। इसीलिए सरकार क्या लेकर के आती है? सरकार करती है भूमि सुधार, ठीक है, लैंड रिफॉर्म एक्ट सरकार लेकर के आती है, भूमि सुधार लेकर के आती है सरकार। और भूमि सुधार का हम क्लास 11 हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भूमि सुधार के लिए सरकार सुधार करती है। और जब ये आवाज उठती है कि नहीं साहब ये तो हमारा प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी का हमें अधिकार है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर उसमें संशोधन कर करके काफी बार बदलाव करा जाता है। और नेहरू जी और काफी जो सरकारें हैं वो भूमि सुधार पर ध्यान देती है, जमींदारों से जमीनें लेती हैं और गरीब किसानों को जमीन देती है और उनको कहती है आप इस पर उत्पादन करिए। तो भूमि का जो वितरण हो रखा था, जो बांट रखी थी भूमि, वो थोड़ी सी खराब तरीके से बांट रखी थी, तो सरकार ने उस पर ज्यादा फोकस करा और भूमि को सुधार करा, जोड़ दिया गया और उसी देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज्यादा हो। देखो अब क्या क्या बातें पे फोकस करिए। पहला, देश को गरीबी से बाहर निकालना, पहला मुद्दा। दूसरा, कृषि पे ज्यादा ध्यान देना। कृषि पे ज्यादा ध्यान देने के लिए क्या क्या करा है? बांध बनवाए हैं, ठीक है, बांध पर निवेश करा है, जैसे कि एक भाखड़ा नांगल डैम आप उदाहरण ले सकते हैं। भूमि सुधार कानून करा है। ये दो बातें आ गई इसमें। अब तीसरा मुद्दा क्या है? आय के स्तर को ऊंचा उठाना, मतलब लोगों की जो इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा करना। अगर लोगों की इनकम ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत उनका जीवन स्तर सुधरेगा। क्योंकि इनकम ज्यादा है, भाई आज मेरे पास 100 रुपये कमा रहा हूँ, फिर मैं 1000 कमाऊंगा तो मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे जीने का तरीका बेहतर होगा, मैं अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ, अच्छे जूते खरीद सकता हूँ, अच्छी घड़ी, अच्छी गाड़ी, सब कुछ अच्छा खरीद सकता हूँ। ये तभी संभव होता जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज्यादा हो। तो अब देखो आय तो, इनकम तो जो आ रही है सो आ रही है। और देखो आय के दो भाग होते हैं बेटा। टोटल इनकम क्या है? या तो हम लोग उपभोग में खर्च कर देते हैं, उपभोग में, प्लस हम उसको बचत में। उपभोग का मतलब है ऐसी इनकम जो आपने खर्च कर दी, ठीक है, खाने में, पीने में, कपड़ों में, इन सब में। और फिर जो बच जाता है वो बचत कहलाती है। बचत या उसको निवेश भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में बात क्या थी कि उपभोग ज्यादा था और बचत बहुत कम थी। मतलब खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, बचत बहुत कम हो रही थी। अब बचत होगी तभी तो बचेगा पैसा, फिर वो बैंकों में जाएगा, फिर और उद्योग लगेंगे, तभी तो विकास होगा। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था, इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। और देखो यहाँ पर उपभोग पर जो खर्चा किया जा रहा है वो शायद ज्यादा है, परंतु वो भी स्तर बहुत कम था। मतलब अब लोग बहुत कम खर्चा कर रहे थे, उसको और नीचे नहीं गिराया जा सकता था, उसको और डाउन नहीं लेकर के जाया सकता था। इसलिए जरूरी क्या था कि आय का स्तर बढ़ाओ। अगर इनकम ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बचत होने ही लगेगी। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूद पूंजी भंडार कम था। देखो अब बचत को बढ़ावा देना भी सरकार ने कोशिश करी, परंतु यह काम कठिन था। जितने लोग रोजगार के काबिल थे, जितनों को सरकार को काम देना चाहिए था, उतना तो सरकार के पास पूंजी भंडार नहीं था। क्योंकि सरकार जिनको काम दे देगी उनके लिए फिर पैसा भी तो देना पड़ेगा ना भैया, फ्री में थोड़ी करेंगे, बेकार थोड़ी करवाएगी सरकार। तो काम चाहने वाले लोग बहुत थे, परंतु सरकार के पास उतना पेमेंट नहीं था कि वो उनको उतना पेमेंट कर दे। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन ये बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। तो नियोजन की जो प्रक्रिया में लोगों की जो बचत है वो तीसरे पंचवर्षीय योजना आते आते तक काफी इंप्रूवमेंट हुआ, काफी बढ़ी, परंतु जितना बचत का उम्मीद लगाई जा रही थी उतनी नहीं थी। पर फिर भी इंप्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ, और सुधार धीरे धीरे ही होता है, एक साथ तो होता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि बचत का स्तर यहाँ पर बढ़ा है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज्यादा बचत की उम्मीद की गई थी, और जब पहली पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें यह उम्मीद करी गई थी कि काफी ज्यादा बचत होगी। बचत की बहुत ज्यादा उम्मीद करी गई, परंतु उतनी बचत हुई नहीं। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। देखो 1960 के दशक से लेकर के 1970 के दशक तक लेकर के बचत की मात्रा में क्या आई है, लगातार कमी आई। जैसे मैंने आपको बताया खाद्य संकट आया, खाने पीने के सामान नहीं थे तो वो महंगाई होगी, और महंगाई होगी तो लोग अपनी बचतों को निकाल करके भी क्या है वो सामान खरीदेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, मैंने बता दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपने ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया होगा। और प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को भी बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।